जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 क्लासें हो चुके हैं। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की कितनी ब्रांच थी, कितनी थी, 2। कितनी थी, 2। एक माइक्रो इकोनॉमी, एक मैक्रो इकोनॉमी। इसको हम कहते थे बेस्टी। इसको क्या कहते थे, बेस्टी अर्थशास्त्र। इसको क्या कहते थे, समष्टि अर्थशास्त्र। हमने ये भी बताया था कि जो बेस्टी अर्थशास्त्र होता है, इसका जो क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। ये छोटी होती ना, इसका सीमित होता है, सीमित होता है। और इसका जो क्षेत्र हो सकता है, ये कह सकते हो छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। और इसका जो होता है वो व्यापक होता है ना। इसका क्षेत्र कैसे होता है, व्यापक होता है। हमने ये भी बताया था, हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमी है, जो बेस्टी अर्थशास्त्र है, इसके जो फादर हैं, इसके फादर कौन हैं, अल्फ्रेड मार्शल। कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। और वहीं हमने बात किया था, जो इसके फादर हैं कौन है, जेएम किन्स। जेएम किन्स है ना। दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी चर्चा कर चुके थे कि बेस्टी अर्थशास्त्र को दूसरे अन्य किस नाम से जानते हैं। बेस्टी अर्थशास्त्र को दूसरे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बेस्टी अर्थशास्त्र को दूसरे अन्य नाम से हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या कहते हैं, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। कौन अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और वहीं अगर हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, तो इसे वृहद अर्थशास्त्र के भी नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, वृहद अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और हम लोग बेस्टी अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसके 3 घटक पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, समष्टि अर्थशास्त्र के। और समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। उसके साथ साथ जो इसके फादर हैं वो जेएम किन्स हैं, और इसका अन्य नाम वृहद अर्थशास्त्र है। वही हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमी, बेस्टी अर्थशास्त्र। इसका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, या छोटा होता है। और इसके जो फादर हैं वो अल्फ्रेड मार्शल हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो सभी लोग इसको राइट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, हेडिंग डालिए समष्टि अर्थशास्त्र। हेडिंग डालिए समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, पहला पॉइंट लिखिए, इसे वृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। इसे वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। पहला पॉइंट राइट करना है, इसे वृहद, चूंकि इसका जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है साथियों, बड़ा होता है। और दूसरा पॉइंट, इसके जनक, जनक राइट कर लीजिए। इसके जनक कौन हैं, जनक हमने क्या बताया, जेएम किन्स। जेएम किन्स। आगे हम बात करते हैं, राइट करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। हालांकि हम कम शब्दों में इसको पढ़ चुके हैं कि इसे वृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। राइट करिए, इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं, इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है। हमने क्या बताया, देखो इसकी परिभाषा क्या लिखाया, वृहद अर्थशास्त्र की, इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था या कोई बड़े पहलू का अध्ययन करें, वो कैसी अर्थशास्त्र कहलाती है,
समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। कैसी अर्थशास्त्र कहलाती है? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। जैसे हम लोग राइट करते हैं इसके अंतर्गत, जैसे राइट करिए, जैसे राजकोषीय नीति हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई, राष्ट्रीय आय इसके अंतर्गत आ जाएगी। राष्ट्रीय आय के साथ साथ इसमें बजट आ जाएगा, बजट के साथ साथ इसमें मौद्रिक नीति आ जाएगी, मौद्रिक नीति आ जाएगी और राजकोषीय नीति आ जाएगी। राजकोषीय नीति हमने बताया कि इसे वृहद अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके जो जनक हैं, इसके जनक जेम्किंस हैं। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, या इसमें बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे, बजट का अध्ययन करेंगे, मौद्रिक नीति का अध्ययन करेंगे, राजकोषीय नीति का अध्ययन करेंगे, और भी ऐसे कुछ तत्व हैं। तो इसमें हमको केवल यह समझना है कि इसका क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है, और इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। इसमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग इसके कितने घटक पढ़े थे? 3। कितने घटक पढ़े थे? 3। तो इसमें जो समष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसमें कोई घटक नहीं होता, इसमें कोई घटक नहीं होता। तो राइट करिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत घटक नहीं है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, एक बार इसको राइट कर लीजिए। हमने क्या बताया कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके घटक नहीं होते हैं। तो अगला पॉइंट राइट करिए इसी के अंतर्गत कि इसमें घटक नहीं होते हैं, इसके घटक नहीं होते हैं, इसमें कोई घटक नहीं होता। और ये किस पर काम करती है? बल्कि ये रोजगार सिद्धांत पर चलती है। किस पर चलती है? बल्कि ये रोजगार सिद्धांत पर चलती है। बल्कि ये रोजगार सिद्धांत पर चलती है या कार्य करती है। हमने बताया कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके जो पितामह है जेम्किंस हैं। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, और इसमें हमने बताया जैसे राजकोषीय नीति हो गई, बजट हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, इसका अध्ययन करते हैं। और वहीं हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके घटक नहीं होते हैं, जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हमने कितने घटक बताया था? 3। कितने घटक बताया था? 3। तो इसमें घटक नहीं होते, बल्कि ये किस पर कार्य करती है? ये रोजगार सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? रोजगार सिद्धांत पर कार्य करती है। हेडिंग डालिए, अगला पॉइंट, जेम्किंस का रोजगार सिद्धांत। जेम्किंस का रोजगार सिद्धांत। जेम्किंस का रोजगार सिद्धांत। देखिए, जो जेम्किंस हैं इसके जनक है ना, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जेम्किंस। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने रोजगार पर सिद्धांत दिया। क्यों? क्योंकि हमने बताया जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये घटक इसमें नहीं होते हैं, बल्कि ये किस पर कार्य करता है? रोजगार सिद्धांत पर। किस पर कार्य करता है? रोजगार सिद्धांत। और रोजगार सिद्धांत की जो थ्योरी है किसने दिया? जेम्किंस ने। किसने दिया? जेम्किंस ने। तो राइट करिए सभी लोग, मंदी की स्थिति में बेरोजगारी, मंदी की स्थिति में देखिए, मंदी की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समस्त मांग, अर्थव्यवस्था में समस्त मांग या समग्र व्यय, या समग्र व्यय की कमी के कारण, ठीक। देखिए, इसको फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। कमी के कारण उत्पन्न। देखिए क्या लिखा है? जेम्किंस का रोजगार सिद्धांत क्या कहता है? मंदी की स्थिति में बेरोजगारी,
देखिए, अगर मान लीजिए मंदी है, अगर देश में मंदी है तो बेरोजगारी बढ़ेगी कि घटेगी? अगर मंदी है तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना, जाहिर सी बात बेरोजगारी बढ़ेगी। तो अर्थव्यवस्था में समस्त मांग, जब बेरोजगारी, मंदी की स्थिति में बेरोजगारी होगी, अर्थव्यवस्था में समस्त मांग, जाहिर सी बात है क्या मांग, अगर मान लीजिए मंदी है तो क्या मांग में कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो मांग में तो प्रभाव पड़ेगा नहीं। जो हमारी जरूरतें वो तो हमेशा चलती रहती है अनवरत तक। फिर उसके बाद या समग्र व्यय की कमी के कारण जो उत्पन्न होता है, उसी को इन्होंने क्या बताया? रोजगार सिद्धांत। क्या बताया? रोजगार सिद्धांत। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रोजगार सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? जेम्किंस ने। किसने दिया? जेम्किंस। आगे राइट करते हैं, लिखिए, नोट पॉइंट डालिए, नोट पॉइंट डालो। देखिए, जेम्किंस जानते हो? जेम्किंस पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मंदी से उबरने के लिए, किससे उबरने के लिए? मंदी से उबरने के लिए एक उपाय बताया। और उन्होंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए आपको मंदी से उबरना है तो सरकारी व्यय को बढ़ाना होगा। किसको बढ़ाना होगा? सरकारी व्यय को बढ़ाना होगा। अर्थात आप अपने यहां से, अपने क्षेत्र से, अपने देश से, अपने समाज से अगर मंदी की स्थिति से उबरना चाहते हैं तो जो सरकारी व्यय है, आय नहीं, सरकारी व्यय को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, तभी आप मंदी से उबर सकते हो। ये किसका कथन था? ये किसका विचार था? जेम्किंस का। तो नोट पॉइंट राइट करिए। देखिए, जेम्किंस प्रथम अर्थशास्त्री थे। जेम्किंस प्रथम अर्थशास्त्री थे, प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मंदी से उबारने के लिए, जिन्होंने मंदी से उबरने के लिए जिन्होंने मंदी से उबरने के लिए मंदी से उबरने के लिए इन्होंने क्या बताया? क्या बताया था? हमको क्या करना होगा? सरकारी व्यय को बढ़ाना होगा। राइट करिए, उबरने के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि का रास्ता बताया। अर्थात इन्होंने ये बताया कि अगर हमको मंदी से उबरना है, क्या करना है? अगर हमको मंदी से उबरना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि जो सरकार का बजट है, जो सरकार का खजाना है, जो सरकार के पास जो भी चीजें हैं, आप उनका व्यय करिए। जब उनका आप व्यय करोगे तो मंदी की स्थिति से हम लोग निपट जाएंगे, अर्थात हमारे यहां से मंदी समाप्त होगी। ये बात समझ में आई? तो सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, अब अगली हेडिंग सभी लोग डालिए, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण डालना, अर्थशास्त्र का नहीं, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अगली हेडिंग सभी लोग डालिए, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। बताइए कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या कोई अंतर होता है? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में कोई अंतर होता है? क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों एक ही हैं? बताइए भाई। हमने क्या बताया कि एक होता है अर्थशास्त्र, एक होती अर्थव्यवस्था, एक होती है अर्थशास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। क्या दोनों एक ही हैं?
क्या दोनों एक ही हैं? अंतर कोई बता सकता है? देखिए अर्थशास्त्र जो है ना एक बुक है ना, अर्थशास्त्र एक क्या है? किताब है। अर्थशास्त्र नॉर्मल शब्दों में हम क्या समझ सकते हैं? एक सिद्धांत है ना। अर्थशास्त्र एक किताब है ना। जैसे कहेंगे हमारी देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, तो क्या तुम्हारे देश की किताब गड़बड़ा गई है? तो अर्थव्यवस्था अलग चीज होती ना, अर्थव्यवस्था अलग चीज होती है। लेकिन अर्थशास्त्र, दुकान पे जाते हो तो क्या मांगते हो? अर्थशास्त्र की किताब की अर्थव्यवस्था की किताब? अर्थशास्त्र की किताब ना। तो अर्थशास्त्र हमारी एक किताब है, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, अर्थशास्त्र एक रूल है, समझ सकते हो ना। सुनिए, जो किताब या सिद्धांत को और इसी सिद्धांत को, जो ये सिद्धांत है इसी सिद्धांत को आप जो लागू कर रहे हो तो क्या कहलाएगी? अर्थव्यवस्था ना। सिद्धांत को, अर्थशास्त्र के सिद्धांत को, अर्थशास्त्र के सिद्धांत को लागू करना, अर्थात आप जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अगर सिद्धांत को लागू कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। तो दोनों में अंतर नॉर्मली समझ में आया कि अर्थशास्त्र अलग होता है और अर्थव्यवस्था अलग होती ना। ठीक, लिखिए, लिख लीजिए चाहे एक पॉइंट। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है, अगर वो सक्रिय हो जाएगा, अगर वो लागू हो जाएगा तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम लोग कितने भागों में करेंगे? कितने भागों में करेंगे? किस आधार पर करेंगे? अच्छा ये बताइए पहले। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम लोग किस आधार पर करेंगे? किस आधार पर करेंगे? तो साइड हेडिंग डालिए, सरकार की भूमिका किस आधार पर हम करेंगे? लिखिए, सरकार की भूमिका। भाई सरकार की तो भूमिका होगी कि सरकार की भूमिका नहीं होगी अर्थव्यवस्था को सही कहने में? होगी ना। लिखिए, सरकार की भूमिका या उत्पादन के संसाधनों के आधार पर, उत्पादन के संसाधनों के आधार पर, अर्थात जो हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे, अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण करेंगे हम किन आधार पर करेंगे? सरकार की भूमिका क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने में सरकार की क्या भूमिका है, और हमारी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका के साथ साथ हमारे जो उत्पादन में संसाधन है उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या आधार है, उनका क्या महत्व है। इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था का पहले वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। हमने बताया था इसके पहले जब पहली क्लास में चर्चा हुई थी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। कौन सी? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। तो जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था आती है वो सरकार की भूमिका या फिर उत्पादन के संसाधनों के आधार पर ही है ना। साइड हेडिंग डालिए, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या कहलाती? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या कहलाती बताइए सभी लोग। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर ना निजी स्वामित्व होता है। हमने बताया था ना निजीकरण या पूंजीवाद। हमने क्या बताया था? जैसे मान लीजिए कि, सुनिए, बताया था कि जैसे मान लीजिए कि जब मांग बढ़ेगी ना, जब क्या होगा? मांग बढ़ेगी। तो मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो भी कंपनी रहेगी वो उसका क्या करेगी? पूर्ति करेगी ना, पूर्ति करेगी। और हमने बताया था जब मांग बढ़ेगी तो मांग बढ़ने से उसको जब पूर्ति करने पड़ेगा
तो वो जो कंपनी है वो कीमत में भी क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी ना। तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है? सरकार ऐसा नहीं कर सकती ना। निजी स्वामित्व है तभी कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग पेपर देने जाते हैं, स्टेशन से उतरे जहां पर आपका सेंटर है, वहां तक जाने का हमेशा किराया 20 रुपए है, लेकिन उस दिन देखा कि भीड़ ज्यादा है, तो जो ऑटो वाले होते हैं वो 20 रुपए की जगह 50 रुपए 100 रुपए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी बस से जाएंगे, जो सरकारी बस हैं जो रोडवेज हैं, रोडवेज से जाओगे तो क्या किराया में वृद्धि होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि जो रोडवेज बस है उसमें जो ड्राइवर चला रहा है उसकी बस नहीं, वो गवर्नमेंट की बस है। किसकी है? गवर्नमेंट की। बात समझ में आई? तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। किसके बारे में? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। राइट करिए, लिखिए ऐसी अर्थव्यवस्था, राइट करो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर कौन सा स्वामित्व पाया जाता है? उत्पादन के संसाधनों पर कौन सा स्वामित्व पाया जाएगा? निजी स्वामित्व पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? निजी स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब मालिकाना ना, निजी स्वामित्व पाया जाता है, निजी स्वामित्व पाया जाता है। ठीक, तो यही क्या कहलाती है? निजी स्वामित्व पाया जाता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। गुड मॉर्निंग। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थात पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या है? हमने बताया कि जिसमें उत्पादन के संसाधन जो भी हैं उसमें निजी स्वामित्व, निजी मालिकाना हक पाया जाएगा, और जिसमें निजी मालिकाना हक पाया जाएगा वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। और ये जो व्यवस्था ना, ये व्यवस्था किसने दिया? किसने दिया था? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। वो तो समष्टि अर्थशास्त्र थे, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जेम्स ने बताया, मार्शल। चलो आगे राइट करते हैं। देखिए ये अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था ना, राइट करिए अगला पॉइंट। देखिए ये अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के, एडम स्मिथ के हस्तक्षेप सिद्धांत। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया? तो हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ थे। तो जो एडम स्मिथ थे ना, एडम स्मिथ ने जो हस्तक्षेप सिद्धांत दिया, उसी हस्तक्षेप सिद्धांत में किस व्यवस्था के बारे में बताया? पूंजीवाद। किसके बारे में बताया? पूंजीवाद सिद्धांत पर कार्य करती है। हस्तक्षेप सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात जिसमें निजी स्वामित्व है वो पूंजीवाद। और पूंजीवाद के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने एक हस्तक्षेप, एक मिनट, हस्तक्षेप नहीं, अहस्त है, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है ना। किस पर कार्य करता है? हस्तक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये होता क्या हस्तक्षेप सिद्धांत या पूंजीवाद अर्थव्यवस्था? राइट करते हैं आगे। देखिए जिसमें सरकार का बाजार पर, जिसमें सरकार का बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण होता है, न्यूनतम नियंत्रण होता है, न्यूनतम नियंत्रण होता है। इसलिए 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 संसाधनों का मुक्त प्रवाह
होता है। मुक्त प्रवाह होता है। ठीक, ये बात समझ में आई। हमने बताया कि जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, पूंजी अर्थशास्त्र में या पूंजी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व पाया जाएगा। और जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था जो एक एडम स्मिथ नामक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने हस्तक्षेप सिद्धांत में बताया। और उन्होंने बताया कि जिसमें सरकार का बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण हो ना। भाई जाहिर सी बात है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है तो उसमें सरकार का थोड़ी बहुत तो वर्चस्व रहेगा। थोड़ी बहुत तो जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी चला रहे हैं, मान लीजिए आपकी पंखे की फैक्ट्री है, आपको कोई परेशान कर रहा तो क्या सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी? सरकार क्या उस पर एक्शन नहीं लेगी? लेगी। लेकिन आपके कीमत में वृद्धि में, कीमत कब बढ़ानी है, कीमत कब घटानी है, सरकार पर निर्भर नहीं करेगा। सरकार का जो भी टैक्स है, जो भी जीएसटी है, वो बताएगी कि हमको 18% जीएसटी इस प्रोडक्ट में लेना है तो लेना, वो 18% जीएसटी ले लेगी। जैसे 5% तो 5% लेगी, 12% तो 12% लेगी उत्पादन में। बाकी आप उसके हिसाब से कीमत में वृद्धि कर सकते हो, कमी कर सकते हो वृद्धि या कमी नहीं कर सकते हो। ठीक, तो और इसमें इसलिए संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है, उसमें वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितनी कीमत बढ़ानी है, घटानी है। बात समझ में आई? ठीक, अगली हेडिंग डालिए विशेषताएं, अर्थात पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सभी लोग इसको एक बार राइट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालिए विशेषताएं, अर्थात पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। एक बार सभी लोग इसको राइट कर लीजिए। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं देखिए, सबसे पहली चीज, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में हमेशा किसकी बात की जाएगी? हमेशा किसकी बात की जाएगी? हमेशा अधिकतम लाभ का उद्देश्य रहेगा इन लोगों का। अधिकतम लाभ का उद्देश्य। भाई जो निजीकरण है, जो पूंजीवाद है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फैक्ट्री डाला, आपका उद्देश्य क्या होगा कि लोगों तक उनकी मांग पूरी करने के बाद मांग भी उनकी पूरी कर सकें और अधिक से अधिक हम लाभ भी कमा सके। यही तो सबका एक मकसद उद्देश्य होता है, यही तो होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री खोली, तो आप किस उद्देश्य से खोलते हो कि हम लोगों की जरूरतें जब पूरी करेंगे, जब मांग आएगी तो हम पूर्ति करेंगे, जब पूर्ति करेंगे तो हम अधिक से अधिक क्या कमाएंगे? लाभ कमाएंगे। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषता क्या है? अधिकतम लाभ का उद्देश्य। नंबर 2 डालो, मांग और पूर्ति का महत्व। मांग और पूर्ति का महत्व। मांग और पूर्ति का महत्व। नंबर 3 लिखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालन प्रतियोगिता की स्थिति, संचालन प्रतियोगिता की स्थिति। आगे राइट करते हैं चौथा नंबर राइट करिए, विकेंद्रीकृत व्यवस्था। नंबर 5वां राइट करिए, वस्तुओं और सेवाओं की विविधता। वस्तुओं और सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता।
अगला, बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा को राइट कर लीजिए, प्रतियोगिता की स्थिति। अच्छा, यहां पर लिखा प्रतियोगिता की स्थिति, चाहे राइट कर लीजिए। ये इसकी क्या है प्रमुख विशेषताएं। देखिए, अधिकतम लाभ का उद्देश्य रहेगा। दूसरी चीज क्या लिखी है, मांग और पूर्ति का महत्व। भाई जैसे सुनिए, अगर मांग बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कि इतनी समय ठंड का मौसम है, ठंडी का सीजन है ना, तो ठंडी का सीजन है तो ठंडी में क्या होती है, जो ऊनी कपड़े होते हैं उनकी मांग बढ़ जाती ना, उनकी मांग बढ़ेगी। और जब उनकी मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, पूर्ति करना होगा। अब मान लीजिए जैसे गर्मी का समय आ गया, तो क्या गर्मी के समय में ऊनी कपड़ों की मांग होगी, नहीं होगी। तो जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में तो ये मांग और पूर्ति का बहुत महत्व है। जब मांग रहेगी तो पूर्ति करना पड़ेगा, जब पूर्ति करना पड़ेगा तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। भाई जैसे मान लीजिए गर्मी के सीजन में पंखे बिकते हैं, कूलर बिकते हैं, लेकिन क्या ठंडी के सीजन में मांग रहेगी इनकी, क्या ठंडी के सीजन में पंखों की मांग रहेगी, नहीं रहेगी ना। ठीक, तीसरा क्या है, बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालन और प्रतियोगिता की स्थिति। देखिए, जो भी बाजार नियंत्रण प्रणाली है हमको उसको फॉलो करना होगा, उसके रूल रेगुलेशन हमको मानने पड़ेंगे। हर एक चीज का एक अलग ढांचा होता है, हर एक चीज का नियंत्रण अलग से होता है ना। अब मान लीजिए कि सुनिए, बेशक कुछ भी है, लेकिन मान लीजिए कि पुलिस है ना, पुलिस है तो पुलिस को भी तो कोई कंट्रोल करता होगा, पुलिस जनता को कंट्रोल करती है, पुलिस हम लोगों की देखभाल के लिए है। अब क्या पुलिस मनमानी कर सकती है, नहीं मनमानी कर सकती, उसके ऊपर भी किसी का नियंत्रण है ना। हाँ बताइए। हाँ, अच्छा, विकेंद्रीकृत व्यवस्था, वस्तुओं बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालन। अच्छा, वही चीज लिखा क्या, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। ठीक, बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालन प्रतियोगिता की स्थिति, ये बात समझ में आई, अर्थात उसमें नियंत्रण रहेगा। फिर अगला क्या है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था। विकेंद्रीकृत व्यवस्था क्या है, देखिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था ये है जिसके पास पैसा वो स्वामी। विकेंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा वो क्या है, स्वामी, वो क्या है, स्वामी है। फिर आगे क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता। सुनिए भाई, वस्तुओं और सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता। अब मान लीजिए कि मार्केट में दो तरीके के पंखे हैं, एक तरीके का पंखा जो है उसकी गुणवत्ता नहीं सही, एक पंखा है गुणवत्ता सही उसकी, तो गुणवत्ता मान लीजिए उसकी सही नहीं, उसकी कीमत बहुत कम ही है, लेकिन क्या उसकी मांग फिर ज्यादा होगी, नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि एक गांव में है, एक गांव में 10 व्यक्ति हैं ना, एक लोग 10 लोग में 8 लोग क्या किए, ऊषा का फैन लाए। किसका लाए, ऊषा का फैन लाए। और देखें कि जो ऊषा है ये क्या हो रहा है, इसकी सभी 10 लोगों में से जो 8 लोग लाए हैं, 7 लोगों की मोटर जो है एक ही महीने में जल गई। तो इसकी गुणवत्ता पर जब प्रभाव पड़ा तो अन्य लोग क्या ऊषा का पंखा लेंगे, नहीं लेंगे ना। तो गुणवत्ता पर भी, गुणवत्ता का भी महत्व है उस पर। बात समझ में, बाजार नियंत्रण प्रणाली बता ही चुके हैं। प्रतियोगिता की स्थिति, प्रतियोगिता का मतलब ये समझ सकते हो, कंपटीशन की स्थिति, जिसकी गुणवत्ता बेहतर रहेगी उसकी मांग होगी, और जब मांग होगी तो पूर्त होगी, जब पूर्त होगी तो लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। सभी लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश कौन से हैं। हमने सबसे पहले क्या बताया था, देखिए, अच्छा तुम लोगों को पता होगा जो हम लोग पढ़ते हैं रूस, रसिया, तो कहीं कहीं देखिए लिखा रहता है यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस ना। अच्छा कभी देखो, जैसे चलिए उसको छोड़ो, जैसे मान लीजिए गांव में एक पुल है, पुल समझते हो ना, पुल बना होता ना, या मान लीजिए अरे पुलिया हो गया, ये लो पुलिया हो गया, अस्पताल हो गया, मान लीजिए अस्पताल, या पंचायत भवन है, कुछ भी है, ये सारी चीजें आप लोग देखते हो अपने गांव समाज में, ये सारी चीजें गवर्नमेंटेड होती हैं, गवर्नमेंटेड होती हैं।
अच्छा ये बताइए कि इसमें तोड़फोड़ क्यों होता है? क्योंकि इसकी देख रेख के लिए कोई नहीं ना। वहीं अगर तुम्हारे घर में एक ईंट को कोई धक्का मार सकता है, एक ईंट फोड़ सकता है? नहीं फोड़ सकता ना। इसमें क्या होता है, लोग आए पुल पर बैठे हैं, चाइनी खानी खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, कुछ नहीं इंटरटेनमेंट के लिए ईंटें उखाड़े लगे, होता है ना। अस्पताल में क्या होता है, डस्टबिन रखी रहती है, लेकिन जो गुटखा खाने वाले लोग रहते हैं जहां पहुंच हुए ना, वहीं पर क्या कर देते हैं, अपना प्रभुत्व जमा देते हैं, जमाते हैं नहीं जमाते हैं। और अगर किसी के घर में जाओ, किसी घर में तुम जहां मन होगा वहां क्या गुटखा खाओ तो उसको कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बात समझ में नहीं समझ में? तो इसी प्रकार जो आगे अभी हम लोग जब बात करेंगे, जो रसिया है, जो सोवियत संघ रूस था, जो वहां पर सारी चीजें, चूंकि इसने क्या अपनाया था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अपनाया था कि समाजवाद? राजवाद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसने समाजवाद अपनाया था ना। देखिए समाजवाद अर्थव्यवस्था में उन्होंने क्या किया, तो वो सारी चीजें सरकारी थी। जाहिर सी बात, जब सारी चीजें सरकारी होंगी तो सरकारी चीजों में क्या होता, लाभ की बात कभी नहीं होती। जो भी कर्मचारी होते हैं उनको पता है कि हमें सैलरी आएगी, हमारी सैलरी आएगी। कभी कभार तो ऐसे काम हो जाते हैं ना कि जिसकी आप परिकल्पना ही नहीं कर सकते। तो जो सोवियत संघ रूस था उसको किसने तोड़ा था? अमेरिका ने। वो मौके का फायदा उठाया और देखा कि जो सारी चीजें हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो, जैसे आपके यहाँ कोई कंपनी है, या इतिहास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्या, हुमायूं। हुमायूं पढ़ा है? हुमायूं के बाद क्यों, हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह। शेरशाह सूरी, सोचिए, क्योंकि वो बाबर की सेना आकर ज्वाइन कर लिया, बाबर की सेना आकर ज्वाइन कर लिया, तो उसने देखा कि इसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, तभी आगे जाकर वो 2 युद्ध में हराता कि नहीं हराता। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल हम लोग कौन समझते हैं कि किन किन देशों ने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाया है? तो सबसे पहले तो अमेरिका। सबसे पहले कौन? अमेरिका। आगे राइट करते हैं जापान, फ्रांस, इटली, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा आदि। ये कैसे हैं? ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाए। किसको अपनाए हैं? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। अगली बात हम करते हैं, दूसरी हेडिंग डालते हैं, राज अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? राज अर्थव्यवस्था। अगली हेडिंग डालिए, राज अर्थव्यवस्था। अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, राज अर्थव्यवस्था। राज अर्थव्यवस्था। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर सरकारी स्वामित्व पाया जाता है, निजी स्वामित्व नहीं पाया जाता, वो अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? राज अर्थव्यवस्था। तो राइट करिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर सरकारी स्वामित्व पाया जाता है। सरकारी स्वामित्व पाया जाता है। और जिसमें सरकारी स्वामित्व पाया जाता है वो कैसी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? राज अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? राज अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को किसने बताया था? एडम स्मिथ ने। किसमें उनका कौन सा सिद्धांत था? हस्तक्षेप सिद्धांत ना। तो उसी प्रकार राज अर्थव्यवस्था को भी तो कोई बताएगा ना। तो राज अर्थव्यवस्था को बताते हैं कार्ल मार्क्स, और इनकी एक पुस्तक हमने कल राइट करा था, दास कैपिटल, लिखा था ना। तो राज अर्थव्यवस्था के बारे में कौन बताता है? कार्ल मार्क्स। और किसमें इन्होंने बताया? तो एक इनकी पुस्तक थी दास कैपिटल। तो दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने राज अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। तो अगला पॉइंट राइट करते हैं हम लोग,
लिखिए राज अर्थव्यवस्था की अवधारणा, राज अर्थव्यवस्था की अवधारणा राज अर्थव्यवस्था की अवधारणा कार्ल मार्क्स की पुस्तक कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल से निकली है। दास कैपिटल से निकली है। किससे निकली है? दास कैपिटल से। और इसी में दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने कहा, क्या कहा था? हे मजदूरों उठो और जाग जाओ। क्या कहा था? हे मजदूरों उठो और लग जाओ अपने अपने कामों में, क्योंकि पूंजीवाद तुम्हें जीने नहीं देगी। क्योंकि पूंजीवाद तुम्हें जीने नहीं देगी। ये कथन किसका है? हाँ, कार्ल मार्क्स का। किसका है? कार्ल मार्क्स का। अर्थात जो राज अर्थव्यवस्था है, राज अर्थव्यवस्था के बारे में कार्ल मार्क्स ने बताया। किसने बताया? इनकी एक पुस्तक थी दास कैपिटल। और इन्होंने ये बताया, इन्होंने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को गलत बताया। इन्होंने कहा कि जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था ना, वो अमीरों के लिए है, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, इनके लिए नहीं। इनका शोषण होगा। इनका क्या होगा? शोषण होगा। भाई जैसे मान लीजिए कि जो कंपनियां हैं, कंपनियां अपनी वृद्धि कर रही हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि है, तो क्या गरीब वर्ग, वंचित वर्ग उसको ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। तो उन्होंने क्या कहा इसी पुस्तक में? कहा हे मजदूरों उठो और लग जाओ अपने अपने कामों में ना, क्योंकि पूंजीवाद तुम्हें जीने नहीं देगी। अर्थात आप अपने अपने कामों में लगो, और जो आपकी अर्थव्यवस्था है, जब आपकी अर्थव्यवस्था सही होगी, जब आपका रुपया पैसा होगा, तब आप जी सकते हो, तब आप जी सकते हो। अगली पॉइंट राइट करिए। लिखिए राज अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। राज अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? किन किन भागों में राज अर्थव्यवस्था को बांटा गया है? इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहली क्लास में। बताइए सभी लोग, राज अर्थव्यवस्था को किन दो भागों में बांटा गया था? हाँ, एक समाजवाद, नंबर एक समाजवाद, दूसरा साम्यवाद। सभी लोग इसको राइट कर लीजिए। जो राज अर्थव्यवस्था है, राज अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया। राज अर्थव्यवस्था की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी। किसमें दी? उनकी पुस्तक है दास कैपिटल। इसकी हम लोग इसको कल पढ़ चुके हैं। और इन्होंने इसी पुस्तक में एक कथन दिया कि हे मजदूरों उठो और लग जाओ अपने अपने कामों में, क्योंकि पूंजीवाद तुम्हें जीने नहीं देगी। और वहीं आगे बात करते हैं, राज अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, समाजवाद और साम्यवाद। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दें, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजें, जिससे आप लोगों को लाइव क्लासें मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।